अब चुनाव लड़ेंगे बलिया से। बलिया ही क्यों चुना है? लखनऊ है, गोरखपुर है, बनारस है, ट्रेंड में तो यही सब चल रहा है। बलिया कहाँ इधर? देखा जाए, बनारस तो इसीलिए नहीं चुना कि एक बार गोरखपुर चुना था तो 7 महीने तक रह गया था। तो बनारस चुनता तो मुझे लगता है 7 साल से कम जो है नहीं रहे। उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कह करके अमिताभ ठाकुर चल दिए हैं बलिया की तरफ। अमिताभ ठाकुर के साथ आज मैंने स्कॉट देखा है। पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा में आगे आगे चल रही थी, फिर पीछे पीछे आप चल रहे थे। ये सब क्या है? कोई मतलब जैसे सरकार आपके प्रति इतनी सरल क्यों हो गई है? क्या आपको जान का खतरा है? आपने स्कॉट मांगा, सुरक्षा मांगा, अथवा उन लोगों ने दिया, या फिर आगे चल करके आप उनके सहयोग में लग जाएंगे 2024 में? क्या है? आपकी पत्नी है अथवा आपकी मित्र है? इसमें दोनों में से? नहीं, दोनों हैं। इस मामले में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं। आप इनको मना नहीं करती हैं इस खुराफात के लिए? अभी भी नौकरी मिल ही जाएगी। एडीजीपी स्तर के आपके साथ के सब एडीजीपी हैं, और एक दिन जा कर के मिल लीजिए योगी जी से, और एक दिन प्रधानमंत्री जी से समय मांग लीजिए, गृह मंत्री जी से। सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप वह सब स्टार लगा करके और फिर डीजीपी तक जाएंगे ही। आपकी उम्र है। क्यों मैडम मना नहीं करती हैं इनको? कभी टॉपर IITN रहे, बाद में भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, और IG जो एक बड़े अधिकारी के रूप में जो पदनाम है, उसे जबरन सेवानिवृत्ति देने के बाद जेल भी भेज दिया गया। 7 महीने तक जेल का अनुभव करने के बाद बाहर आए, फिर बनाया एक अधिकार सेना नामक पार्टी, और अब बलिया से चुनाव लड़ेंगे अमिताभ ठाकुर। अब ऐसा चमक रहे हैं, अब बड़ा चेक वाला शर्ट है और चेहरे पर चमक है। जेल से आए तब भी हमने इंटरव्यू किया था, और जिस दिन जबरिया सेवानिवृत्ति दी गई उससे एक दिन पहले, मतलब अंतिम इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति मैं हूँ। आज फिर अवसर मिला है। भाई साहब चुनाव लड़ेंगे बलिया से। बलिया ही क्यों चुना है? लखनऊ है, गोरखपुर है, बनारस है, ट्रेंड में तो यही सब चल रहा है। बलिया कहाँ इधर? देखा जाए, बनारस तो इसीलिए नहीं चुना कि एक बार गोरखपुर चुना था तो 7 महीने तक रह गया था। तो बनारस चुनता तो मुझे लगता है 7 साल से कम जो है नहीं रहता। तो इसीलिए मैं बनारस, मेरी हिम्मत नहीं हुई बनारस चुनने की। हाँ, और लखनऊ वगैरह बहुत बड़े हैं मेरे लिए। मैं अभी बिल्कुल अदना सा, एक समझिए कि नवजात शिशु हूँ राजनीति का। मुझे लगा कि उस जगह पे जहाँ पर मैं पदस्थापित रहा हूँ, जहाँ के लोगों को मैंने सम्मान दिया, जहाँ के लोगों का अच्छा साहचर्य मिला, बलिया में मुझे अपना कार्यकाल बहुत ही अच्छा लगता है। आज भी मुझे वो चीज़ें याद आती हैं। उसके कारण तमाम लोगों से मेरे अच्छे संबंध रहे, निकट और बेहतर संबंध रहे, व्यक्तिगत स्तर पे बाद में भी संबंध रहे। उन्होंने मेरे कार्यों को सराहा, मैं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहा। तो एक ऐसी संख्या मुझे मिली जो बेस, मैं कह सकता हूँ कि बेस ऐसी पॉपुलेशन थी जिस पे आधार पे मैं अपने वहाँ पे अपने कुनबे को, अपने वहाँ के, मैं कहूँ कि अपने टीम को बढ़ा सकता हूँ। इस कारण से नंबर 1 तो पहला कारण ये था। नंबर 2 कारण था, जैसे आपके गाजीपुर भी है, बलिया भी है, तो ये सब बिहार के बॉर्डर के हैं। गाजीपुर भी मैं चुन सकता था, यहाँ पर भी, मतलब वो वही बातें हैं जो बलिया में हैं। लेकिन ये है कि मैं यहाँ कभी रह नहीं पाया, बस चुनिंदा लोगों के अलावा मेरे बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं थी। दूसरी बात वही कि बिहार का होने के नाते, इस भाषा से पूरी तरह से भिज्ञ होने के नाते, यहाँ का कल्चर, मैं जैसे अब अक्सर मैं किसी से बात करता हूँ तो यही कहता है पूर्वांचल के हैं क्या, वो बिहार का नहीं समझ पाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत भाषा जो है अब हल्की सी बदल गई है। जैसे हम लोग रॉ को ओड़ा बोलते हैं, घोड़ा को घोड़ा बोलते हैं बिहार में। यहाँ अब मैं घोड़ा ही बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी जो है वो ओड़ा मिस भी हो जाता है, चूँकि बिहार का तो ही हूँ। अमिताभ जी, राजनीति का घोड़ा बलिया चुनने के नाते यह हुआ कि बिहार में भी दौड़ेगा और यूपी में भी दौड़ेगा, ये किया है। और बलिया एक कारण यह भी हो सकता है कि क्रांति का सूत्रपात वहाँ हुआ है, जेपी मूवमेंट वहाँ से शुरू हुआ है, तो काफ़ी सोच समझ करके आपने निर्णय लिया है। देखिए, इसमें मैं हल्का सा टोकूंगा। जो आपने जो जेपी मूवमेंट की बात कही,
तो मेरे डिसीजन का एक बहुत बड़ा कारण जेपी मूवमेंट था, बहुत बड़ा कारण। क्योंकि मुझे वह लगता है कि हमारे उम्र के जो लोग हैं 10-5 साल ऊपर नीचे तो नहीं, 10 साल ऊपर भी जो हैं, मैं उस समय मान लीजिए युवा था, जो उस समय 30-35 तक के भी रहे होंगे, उनके जीवन में ये जो आपातकाल और उसके पास जयप्रकाश का जो प्रादुर्भाव हुआ एक बहुत बड़ी घटना थी। और दिनकर की जो कविता है और जयप्रकाश नारायण जी का जिस प्रकार से घूमना है और जिस प्रकार से सर्वस्व जो क्या परिवर्तन की उन्होंने बात कही थी, संपूर्ण क्रांति की बात जो कही थी, सिंहासन खाली करो और सिंहासन खाली करो, तो वह बातें जैसे युवा अवस्था में जो बातें, तो मेरे लिए वो अल्टीमेट हीरोइक फिगर हैं जयप्रकाश नारायण जी। बलिया में मैं कई बार उनके उस स्थान पे गया, उस पवित्र भूमि में गया जहाँ उनका आविर्भाव हुआ, तो वह एक बहुत बड़े फैक्टर रहे मेरे जीवन में। फिर वह स्थान है बलिया जहाँ पर सन 42 में जब पूरा देश जो है गुलामी के जंजीरों में था, बलिया ने कहा कि हम गुलाम नहीं हैं। बागी बलिया था, कोई माने ना माने, कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक बागीपन हमेशा से रहा है। तो वह चीज़ भी मुझे वहाँ के लिए मुझे आकर्षित करते रहा और उस बागीपन ने मुझे बागी बलिया की तरफ आकर्षित किया। भाई साहब, जेल का नाम आपने लिया, भयभीत हैं अभी भी कि बलिया में क्या हुआ, खतरा टल जाएगा क्या जो बनारस और गोरखपुर में? देखिए, जेल का खतरा तो जो है, जब जिस दिन मैंने बोलना शुरू किया, महात्मा गांधी ने सब बातें सही की, एक बात बहुत अच्छी कही, बुरा न बोलो, बुरा न कहो और बुरा न सुनो। तो उन्होंने संभवतः इसी प्रकार के निजामों के लिए वो बात कही थी। उन्होंने उस समय सोच लिया था कि ऐसे निजामात आएंगे जब तुम बोलो ही मत, बुरा क्या बोलो, तो उनका तो था कि तुम अच्छा भी ना बोलो। तो जब तुमने बोलना शुरू कर दिया है तो जो मुक्ति बोध ने कहा है, उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे। तो जब मैंने अभिव्यक्ति के खतरे उठाने की बेवकूफ़ी कर ली है मैंने, तो अब वो बलिया हो तब, लखनऊ हो तब, वाराणसी हो तब, कोई अंतर नहीं है। हाँ, ये जो मैं जो मजाक में कह रहा था, ये है कि हाँ, वाराणसी में वो खतरा जल्दी मिलेगा, बलिया थोड़ा सा चूँकि छिपाया है, तो वहाँ कुछ दिन तक जो है आदमी चल जाएगा। उठा ले जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कह करके अमिताभ ठाकुर चल दिए हैं बलिया की तरफ, और बलिया जाने का कारण भी बताया। भाई साहब, बलिया पर ही अंतिम सवाल, बलिया का कोई ऐसा काम, आपका ऐसा काम आपके कार्यकाल का, जिसने हलचल मचाया हो, लोगों के भीतर तक अपील किया हो, और उस काम को आधार मानते हुए उसके आलोक में आप बलिया को चुन रहे हैं, ऐसा एक काम कोई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक काम को मैं अगर कहूँ तो ये भी सही है कि अचानक से कोई एक काम मैं ऐसा नहीं कह पाऊँगा। बहुत सारे छोटे छोटे काम हुए, कुछ काम जो है, कई बार मेरी पत्नी वो कहती हैं कि देखिए, आपने बलिया में एक बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग वहाँ के आते हैं, कहते हैं, उनको आज भी स्मरण है जो ट्रैफिक वहाँ की व्यवस्था थी। जैसे आज मैं वाराणसी से लौट रहा था, तो जब तक लखनऊ में रहता हूँ, ये होता है कि वाराणसी तो अब भाई गोल्डन सिटी तो है ही है इंडिया का वो क्या बोलते हैं, क्योटो है या जो भी है, ठीक है, क्योटो ही है। तो वहाँ की सड़कों पे अब मैंने फर्राटे से गाड़ियाँ चल रही हैं, ये मैंने सुना था। आज जब मैं 32 किलोमीटर की दूरी वहाँ पे मैं वहाँ एक ऐसे स्थान पे गया था जहाँ एक दलित बच्चे को इसीलिए मार दिया गया कि उसने 4 किलो उस पर चावल चुराने का आरोप लगा, और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि वो दबंग लोग हैं, वो प्रभावशाली लोग हैं, राजनीतिक रूप से प्रभुत्व वाले हैं। उसका घर परेशान है, उसके SC/ST एक्ट में उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला। उनका कपसेठी में उनका गांव है। वाराणसी से कपसेठी में गया, करीब 30 किलोमीटर की दूरी है। उस 30 किलोमीटर की दूरी में हमको 1.25 घंटे लगे, आने में भी जाने में भी। यहाँ मैं विलम्ब से आया, यहाँ मैं 3 बजे आना था, करीब 5 बजे आया। उसका एक बहुत बड़ा कारण वो भी था कि इतना ज़्यादा जाम था। पूरे शहर में मैंने जाम देखा, बच्चों की स्थिति देखी। तो जब भारत के जो क्या बोलते हैं, क्योटो में जो कथित परिवर्तन के बाद जो स्थितियां हैं उसका सच मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बलिया में जब मैं था, तो बलिया में चंद्रशेखर जी ने एक बहुत बड़ा वहाँ के लोगों के लिए योगदान दिया था। वहाँ एक ये बनाया था ओवरब्रिज। उस ओवरब्रिज को मुझसे पहले वो तरह से उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। बड़ी कड़ी मशक्क़त करके मैंने उस ओवरब्रिज को
चालू करवाया था। और लोगों का कहना है, जो भी मेरे परिचित है, लोगों मतलब मैंने कोई 10,000 50,000 से सर्वे नहीं किया, लेकिन मेरे जो परिचित है उनका कहना है, और मेरी पत्नी भी इस बात को अक्सर कहती हैं कि संभवतः वह काम उनके लिए बहुत लाभप्रद रहा, जिसका उनके मन में मेरे लिए एक सम्मान रहा। उसी प्रकार से यद्यपि वह काम कुछ हद तक नकारात्मक भी माना जा सकता है, लेकिन मैं उसको गलत क्या नहीं डंडा मानता। उंडा चलवा दिया था आपने, मतलब पुलिस आप कप्तान थे ही आप वहाँ के? नहीं, डंडा वाला तो एक था, तो वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, डंडा भी चलवाए हैं अपने अब कार्य? देखिए, हो चूँकि उस समय देखिए, जाहिर सी बात है कि जब स्थितियाँ विकराल होती हैं जी, जब मेरे मन में किसी बेचारे ने डंडा भी खाया हो, उसके प्रति भी लेश मात्र मेरे मन में कोई व्यक्तिगत रूप से दुराग्रह का भाव नहीं था। जो कुछ भी था वो डंडा खाने वाला तो नहीं मानेगा, लेकिन मेरे मन में एक व्यक्ति सामान्य रूप से जन सामान्य के पीस के लिए ही मैंने वो डंडा भी उठाया था। जी। मैं बात कर रहा हूँ जैसे सड़कों पे जो तमाम लोग जो आधी आधी पटरियाँ घेरे रहते हैं, मैंने उनको साफ करवाया था। तो दुकानदार कुछ तो मुझसे नाराज़ हुए थे, इसमें कोई शक नहीं है, और वो मेरे ट्रांसफ़र से बहुत खुश भी हुए, ये भी सही है। लेकिन जो लोग रोज़ उन पटरियों से गुजर रहे थे, जितने औसत लोग थे, जो उस गांव बलिया के निवासी थे, जिनको 1 किलोमीटर के लिए 10-10 घंटे लग रहे थे, 5-5 घंटे लग रहे थे, उन्होंने बहुत इस बात की सराहना की थी। अब देखिए, ये जो दूसरा काम है, इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। मैं भी ये सोचता था, एक थिंकर तो हूँ नहीं, लेकिन थिंकर बनने का स्वांग मैं रचता हूँ। तो मैं सोचता था कि क्या वास्तव में मतलब उसमें समस्या थी, कुछ ठेले वाले भी थे, तो अब उनको हटाऊं कि ना हटाऊं, यह प्रश्न हमेशा दिमाग में रहता था। लेकिन कुल मिला के मैंने उनके उस रास्तों को भी जो खाली कराने का प्रयास किया था, उसकी भी सराहना होती थी और मुझे अच्छा लगता था। भाई साहब, अंतिम सवाल यह है कि अमिताभ ठाकुर के साथ आज मैंने एस्कॉर्ट देखा है, पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा में आगे आगे चल रही थी, फिर पीछे पीछे आप चल रहे थे, ये सब क्या है? कोई मतलब जैसे सरकार आपके प्रति इतनी सरल क्यों हो गई है? क्या आपको जान का खतरा है, आपने एस्कॉर्ट मांगा, सुरक्षा मांगा, अथवा उन लोगों ने दिया, या फिर आगे चल करके आप उनके सहयोग में लग जाएंगे 2024 में? क्या है? देखिए, ऐसा है, खतरा अगर किसी को है तो मुझे को खतरा, और किसी को खतरा नहीं है। मैंने किसी से एस्कॉर्ट नहीं मांगा था। हाँ, मैंने चूँकि पुलिस का अफसर रहा हूँ, तो मैंने सामान्य रूप से अपनी सूचना, अपने कार्यक्रम की सूचना वरिष्ठ अफसरों को इस आशय से दे दिया कि कल को कोई यह ना कहे कि भाई मान लीजिए, वैसे तो मान लीजिए नहीं कम लोग आते, कोई बात नहीं हो, कोई बात हो जाए। तो आप जानते हैं, आपका इतना लंबा अनुभव है पुलिस में, और कुछ कोई गुण हो ना हो पुलिस में, वो जो है दूसरों पर आरोप लगाने का उसके अंदर एक नैसर्गिक गुण होता है। तो कहती आपने सूचना नहीं दिया। मैंने सूचना दिया। मुझे तब भी घोर आश्चर्य हुआ कि आप यहाँ कह रहे हैं बलिया, वाराणसी में भी एस्कॉर्ट लगी थी। अच्छा। और वो एस्कॉर्ट सायरन भी बजा रही थी। मैं सायरन का सख्त विरोधी हूँ। मैं असहाय था, मेरे वश में नहीं था। ये भी मेरे वश में नहीं था कि मैं कहूँ कि भाई मैं तुमसे तुम क्यों आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता है। वो मेरे सहयोग का कारण नहीं हो सकता है। सायरन या इस तरह की चीज़ें तो पूरे देश में मना है, तो मेरे लिए भी मना है। लेकिन वह क्यों लगी वह जाने। हाँ, जहाँ कार्यक्रम हो वहाँ 1-2 लोग तो रहने चाहिए। इसलिए मेरी समझ में 1-2 लोग इसीलिए रहने चाहिए। कोई भाई मान लीजिए कि चूँकि सबके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत छोटा सा राजनीतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन आश्चर्य की बात है इसी छोटे से राजनीतिक व्यक्ति से संभवतः इतनी किसी को ये हो गया था कि मुझे जेल भेज दिया गया। क्या पता कोई मुझको मान लीजिए कि यहाँ कोई बात कर दे, अगर सुरक्षा न रहे, कोई बात हो जाए, तो इसके लिए अगर वो सुरक्षा लगाए मुझे आपत्ति नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि मुझे एस्कॉर्ट की ज़रूरत है, लगाए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन यह पूरी तरह से, और मेरे लिए ही नहीं किसी के लिए भी, मेरा मानना है कि कोई भी पुलिस व्यवस्था हो सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और किसी रूप में नहीं। स्वघोषित लोकसभा प्रत्याशी अमिताभ ठाकुर, संसदीय क्षेत्र बलिया, क्या अकेले लड़ेंगे और भी प्रदेश में, कुछ अन्य प्रदेशों में, बिहार में कुछ ऐसे कुछ क्या प्लान है? कुछ और लोग आए हैं, कुछ चाह रहे हैं आपकी पार्टी से, या आप खोज रहे हैं, या वह लोग आपको खोज रहे हैं? देखिए, आपने कहा स्वघोषित बलिया प्रत्याशी,
और अकेले लड़ेंगे शब्द से मैं ये डर गया था कि अकेले लड़ेंगे, अकेले अपना वोट भी अकेले देंगे, कोई और भी देगा कि नहीं देगा। नहीं, आपका वोट तो वहाँ है नहीं बलिया में। अरे भाई नहीं है तो पहले तो मैं वोटर बन जाऊं, एक वोट तो मेरा सुरक्षित रहे। तो अभी तो मैं तिनके से जो है मुझे जोड़ना है और मैं लफाजी की बड़ी बड़ी बातें करूं कि मतलब वोट मेरे बिखरे पड़े जा रहे हैं और मैं उन्हें ढकेल रहा हूं, वह नहीं होना है। मैं वो लोगों का विश्वास जीतूं, तिनका वोट जीतूं, उनके योग्य बन पाऊं, वही प्रयास करना है। अभी इससे ज़्यादा मैं कोई बड़बोलापन करूं वो सही नहीं रहेगा। अब अंतिम सवाल डॉक्टर नूतन से भी, आप इनको मना नहीं करती हैं इस खुराफात के लिए? अभी भी नौकरी मिल ही जाएगी। एडीजीपी अफसर के आपके साथ के सब एडीजीपी हैं, और एक दिन जा कर के मिल लीजिए योगी जी से, और एक दिन प्रधानमंत्री जी से समय मांग लीजिए, गृह मंत्री जी से, सारे मामले खत्म हो जाएंगे। फिर आप वह सब स्टार लगा करके और फिर डीजीपी तक जाएंगे ही, आपकी उम्र है। क्यों मैडम मना नहीं करती हैं इनको? इधर ली। अब देखिए, जब आदमी बिगड़ गया हो तो उसको मना करना एक सीमा तक ही मना किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी की एक ज़िंदगी होती है और उस ज़िंदगी में अगर उसकी कुछ इच्छा है और वो कुछ करना चाहता है और वो गलत नहीं है तो किसी भी तरीके से रोकना भी सही नहीं है। अब ये है कि जब हवन शुरू करते हैं आप तो हाथ जलने का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन अच्छा समझ के आप उसमें आहुति डालते हैं। तो अब मैंने भी ये सोच के आहुति डाल दिया है, हाथ जलने के भी पूरे खतरे हैं, लेकिन इसके बाद भी संभव है कि अगर उससे कुछ भी अच्छा निकल के आता है और 100 लोगों तक भी हमारी बात पहुंचती है और वो अपनी बात, अपनी आवाज़ खुद उठाने में सक्षम होते, तो वही हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर नूतन ठाकुर अधिवक्ता भी हैं, समाजसेवी भी हैं, और आपकी पत्नी भी हैं। आपकी पत्नी है अथवा आपकी मित्र हैं, इसमें दोनों में से? नहीं, दोनों हैं। इस मामले में मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए, आप दोनों के लिए हमारी संपूर्ण मंगल कामनाएं। सादर आभार। धन्यवाद।